हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो भारत इन पेरिस है इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। कहाँ की गई है? दिल्ली में। भारत इन पेरिस की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में। जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन से गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू होते हैं। इसका 5वां संस्करण, कौन सा? 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में, जिस पर टॉप पर रहने वाला राज्य था महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। तो जो मध्य प्रदेश है इसमें क्या हुआ था? खेलो इंडिया और यूथ गेम्स शुरू हुए थे और इनका 5वां संस्करण हुआ था और इनका टॉप पर रहने वाला जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। क्या था? महाराष्ट्र। जो गोवा है, यहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेल, कौन से? 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ओडिशा में FIS वर्ल्ड कप, इसमें विजेता रहा है जर्मनी। और रहा है विजेता जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। तो यहाँ से समझ लेते हैं, जो पेरिस है, जो समर ओलंपिक गेम था, समर ओलंपिक 2024 कहाँ पर होने वाले हैं? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। क्या? समर ओलंपिक 2024, जो कितने साल बाद होते हैं? तो 4 साल बाद होते हैं। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। नई दिल्ली के JL नेहरू स्टेडियम में, यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। तो जो ये भारत इन पेरिस अभियान है, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर द्वारा। ये कौन से स्टेडियम में शुरू किया गया है? JL नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। भारत इन पेरिस अभियान भारतीय ओलंपिक संघ, भारत इन पेरिस अभियान है किसके? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य है पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और मतलब खेलों के प्रति क्या करना? जागरूकता को फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के, किसका? टाइटैनिक जहाज का जो मलबा देखने गए किस पनडुब्बी की दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई? किसकी? पायलट और 4 टूरिस्ट की
मौत हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइटल। क्या होगा? टाइटल। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। करीब 111 साल पहले यानी वर्ष 1912 में डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी लापता हो गई थी। क्या हो गई थी? लापता। करीब 111 साल पहले यानी वर्ष 1912 में 5 दिन बाद टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में मिला। 5 दिन बाद जो ये टाइटैनिक पनडुब्बी है, इसका जो मलबा था वो कहाँ पे मिला? अटलांटिक महासागर में मिला। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे है। ये टाइटैनिक जहाज के जो मलबा है उससे कितना? 1600 फीट नीचे है। इसके 5 टुकड़े मिले। इसके कितने टुकड़े मिले हैं? 5 टुकड़े मिले हैं। इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस पनडुब्बी में सवार कितने लोगों की मौत हो गई? 5 लोगों की मौत हो गई। कहाँ पर हुआ ये हादसा? तो इसके बारे में समझ लेते हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? अटलांटिक महासागर में। ये कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर है। और ये कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से कितना दूर है? 700 किलोमीटर दूर है। मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है। कितनी? 3800 यानी 3800 मीटर की गहराई में है। पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से शुरू होता है। इस पनडुब्बी का जो सफर था ये कहाँ से शुरू हुआ था? कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से शुरू हुआ। ये 2 घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। कहाँ पर पहुंच जाती है? मलबे के पास। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 जून। जो विश्व नाविक दिवस है कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 जून को। तो आज हम जून मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। किसका? तेलंगाना का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस किसका? तेलंगाना का। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? ये 3 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को फूड सेफ्टी डे। क्या मनाया जाता है? फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 9 मनाया था ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे
14 जून को मनाया जाता है 14 जून को रक्तदान दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। 18 जून को गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को क्या मनाया जाता है? गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून को शरणार्थी दिवस। 20 जून को क्या मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किस जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 जून को विश्व नाविक दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व नाविक दिवस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? तेलंगाना का स्थापना दिवस। और 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 7 जून को मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और ब्रेन ट्यूमर डे। क्या मनाया जाता है? ब्रेन ट्यूमर डे। और 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। 18 जून को मनाया जाता है गैस्ट्रोनॉमी डे। और 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 25 जून को मनाया जाता है विश्व नाविक दिवस। और 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस। क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कितने जून को मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समुद्री यात्राओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। क्या है यह? क्या है? वार्षिक कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम है? वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समुद्री यात्राओं। किसमें? समाज में समुद्री यात्रा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। इसके अलावा यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों पर जोर देता है। नाविक दिवस 2023 की जो थीम है वो है, नाविक दिवस की 2023 की थीम है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। क्या है? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। क्या है ये? नाविक दिवस 2023 की विश्व समुद्री थीम है। क्या है? थीम मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ये क्या है? इसकी थीम है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा है? पीएम किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पीएम किसान मोबाइल ऐप? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा शांति की एकता किसकी स्थापना की गई है? एकता की प्रतिमा।
एकता की प्रतिमा कहाँ पर? हैदराबाद में। अमित शाह द्वारा शांति की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? शांति की प्रतिमा। ये कहां पर की गई है? श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। जो कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? झेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और जो पीएम किसान मोबाइल ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा मदद से कोई भी किसान दूर दराज यानी घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी, कैसे? बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर, किसके द्वारा? फेस स्कैनर के द्वारा ई-केवाईसी को पूरा किया जा सकता है। किसके द्वारा? ओनली फेस स्कैनर के माध्यम से ई-केवाईसी को पूरा किया जा सकता है। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी, जो पीएम किसान है ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से क्या है? एक है। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होगी डीबीटी की फुल फॉर्म? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। ये कौन सी योजना में से एक है? डीबीटी योजना में से। किसमें से? डीबीटी योजना में से। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए, इस योजना के तहत किसानों को कितने? 6,000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। कितनी किस्तों में? कितने पैसे? 6,000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस तो ये मनाया गया है 23 जून को। कब मनाया गया है? 23 जून को। तो अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ष 2023 की थीम, इसकी जो थीम है उसके बारे में समझ लेते हैं। आगे बढ़े। क्या है इसकी थीम? आगे बढ़े, लेट्स मूव। क्या है इसकी थीम? लेट्स मूव। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। कब हुई थी? 23 जून 1894 में। इसका मुख्यालय है लॉरेंस, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? लॉरेंस, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बाक। और इसका मुख्यालय कहां पर है? लॉरेंस, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? किसका? हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो कौन से राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है उसने क्या जीता है? हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। जो उत्तर प्रदेश है इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से आयोजित हुए थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा एडिशन हुआ था? तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा संस्करण हुआ था। इसमें जो टॉपर यूनिवर्सिटी थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्या थी? इसमें टॉप पे रहने वाली यूनिवर्सिटी है। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जो उड़ीसा है यहाँ पर
ओडिशा में FIS वर्ल्ड कप क्या हुए थे, आयोजित हुए थे। कहाँ पर, ओडिशा में। इसमें टॉप पर सॉरी इसका विजेता कौन रहा है, जर्मनी। जो राजस्थान है इसमें CNG के द्वारा, किसके द्वारा, CNG के द्वारा टॉय ट्रेन। कौन सी ट्रेन चलाई गई है, टॉय ट्रेन। किसके लिए, बच्चों के लिए। किसके लिए, बच्चों के लिए। किसके द्वारा, CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम ने बिरसा मुंडा कौन से स्टेडियम में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर, किसको हराकर, हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यानी 2023 जीत ली है। किसको हराकर, मध्य प्रदेश ने ये, और ये कहां पर खेला गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर। किसको हराकर, हॉकी चंडीगढ़ को हराकर कौन सी 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। किसने, मध्य प्रदेश ने। किसने जीती है ये, मध्य प्रदेश ने। किसको हराकर, चंडीगढ़ को। और ये कहां पर हुआ है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। कहां पर, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। वही इस टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा है, हरियाणा को। कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश की ओर से श्रेयस, मध्य प्रदेश की ओर से कौन, श्रेयस दुबे, मोहम्मद कोनेन डाट और अली अहमद ने गोल किए। 3 खिलाड़ियों के नाम दिए गए यहाँ पर, जो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के श्रेयस दुबे, मोहम्मद कोनेन डाट और अली अहमद ने गोल किए। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ, किसका, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीनगर। क्या होगा, श्रीनगर। श्रीनगर में जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने किसका उद्घाटन किया है, बलिदान स्तंभ का। किसका, बलिदान स्तंभ का। कहां पर, श्रीनगर में। हैदराबाद में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई है, एकता की प्रतिमा। किसकी, एकता की प्रतिमा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। कहां पर, हैदराबाद में। और लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहां पर की गई है, लातूर में। ये किसकी प्रतिमा है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और दिल्ली में की गई है, दिल्ली में नई संसद भवन। किसका निर्माण हुआ है, नई संसद भवन। इसका उद्घाटन किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी जी। किसने, PM नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली में किसकी, नई संसद भवन। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया है। हैदराबाद में एकता की प्रतिमा, इसका भी उद्घाटन किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कहां पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहां पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। किसकी आधारशिला रखी गई है, बलिदान स्तंभ की। किसकी, बलिदान स्तंभ की। श्रीनगर के प्रताप पार्क में। कौन से पार्क में, जो श्रीनगर है उसके प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है।
तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जो श्रीनगर के कौन से पार्क में? प्रताप पार्क में। कहाँ पर? प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की क्या रखी गई है? आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा रखी गई है। और यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत एक परियोजना है। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत क्या है? एक परियोजना है। यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अंतिम युवराज करण सिंह के निवास स्थान, अंतिम युवराज कौन? करण सिंह के निवास स्थान करण महल का भी क्या किया है? दौरा किया है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपनी सर्वोच्च सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है? किससे? ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिस्र। किसने किया है? मिस्र ने। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से क्या किया है? सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी इन दो देशों के द्वारा भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया है अपने सर्वोच्च सम्मान से। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यूएई के जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ से समझ लेते हैं 25 जून को काहिरा, जो काहिरा है क्या है? मिस्र की राजधानी। क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। 25 जून को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में, कहाँ पर आयोजित? काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति कौन? मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल सिसी। जो मिस्र है इसके राष्ट्रपति कौन है? श्री अब्देल फतह अल सिसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल सिसी के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कौन से नंबर के भारतीय? पहले नंबर के भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। कौन सी नंबर का? 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। कौन सी नंबर की? 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। कौन सी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? किसमें? वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आइसलैंड। क्या होगा? आइसलैंड। इसमें हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 127वीं। कौन सी रही है? 127वीं। और जो फिनलैंड है ये रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स यानी सबसे खुशहाल देश। कौन है? फिनलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे रहने वाला देश कौन है? फिनलैंड। और इसमें हमारी इंडिया की रैंकिंग रही है 126वीं। कौन सी रही है? 126वीं। जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे रहने वाला देश है। किस पे? टॉप पे। तो इसमें हमारे भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 161। ये क्या है? हमारे भारत की रैंकिंग। और जापान हेलेना पासपोर्ट, हेलेना पासपोर्ट पर टॉप पर रहने वाला जो देश है वो है जापान। इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 55। कितनी रही है? 85। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया। कितने देशों में से? 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान सुधार हुआ है। कितने स्थान सुधार हुआ है पिछले साल की तुलना में? 8 स्थान सुधार हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां, बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, चीन का कौन सा? 107वां, नेपाल का 116वां नंबर रहा है और श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां नंबर रहा है। इसमें भूटान का कौन सा स्थान रहा है? 103। आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। कितने साल से लगातार? 14 साल से लगातार। कौन? आइसलैंड लगातार समानता वाला देश बना हुआ है। कितने ईयर से? 14।